ममाची को मार्गरेट कभी पसंद नहीं थी और ये भी कहा जा सकता है कि जब उसने चैको को तलाक दिया तो ममाची ने मार्गरेट को बुरा मानना थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पोती सोफी का स्वागत करने के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार किया। उन्होंने अपनी नौकरानी मरिया कोचू से एक केक बनवाने के लिए कहा था जिसे सोफी के घर आने पर काटा जा सके। अचार फैक्ट्री के सभी मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। वेल्यूथा भी हमेशा की तरह वहां मौजूद था। फिर उन्होंने प्लायमाउथ को घर के मेन गेट से आते सुना। ममाशी बरामदे में बैठी हुई थी और उन्होंने भी कार का शोर सुना। उन्हें आंखों से बहुत कम दिखता था और वह इतनी दूर कुछ भी नहीं देख पा रही थी। अचानक काम बंद हो गया और मार्गरेट और सोफी को देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब कार में बैठे लोग बाहर आए और चैको ने सोफी को ममाची से मिलवाया। राहेल पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वह वेल्यूथा के पास गई और उससे बातें करने लगी। वेल्यूथा ने राहेल को अपने हाथों में उठा लिया और फिर हवा में उछाला। उसने कमीज नहीं पहनी हुई थी और उसका ताकतवर शरीर उसे इतना अच्छा दिखा रहा था कि अम्मू की नजर उस पर पड़ गई। अम्मू ने देखा कि अब वह पतला लड़का नहीं रहा जो उसके लिए लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाया करता था। अब वह बड़ा हो गया है और अच्छा दिखता है और वो उसकी बेटी के साथ भी खेलता है और उसे खुश रखता है। वेल्यूथा ने भी अम्मू को अपनी ओर देखते हुए पकड़ लिया। उसने भी पहली बार देखा कि अम्मू कितनी खूबसूरत है। उसके डिंपल्स, उसके भूरे हाथ कितने खूबसूरत हैं। लेकिन तब राहेल ने उसे यह कहकर बीच में टोक दिया कि उसने उसे कल देखा था, जब वह दूसरे लोगों के साथ रैली में जा रहा था। वेल्यूथा ने कहा कि रैली में वह नहीं था, वो उसका जुड़वा भाई होगा जो कोचीन में रहता है। फिर वो भी सोफी को अच्छी तरह से देखने के लिए बरामदे की ओर आ गया। कोचू मरिया रसोई से केक ले आई। उसने सोफी के हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें किस किया। इसने सोफी और मार्गरेट को आश्चर्य में डाल दिया। मार्गरेट ने पूछा कि क्या यहाँ के लोगों के लिए दूसरों का इस तरह अभिवादन करना आम बात है। अम्मू मार्गरेट को धीरे से जवाब देना चाहती थी, लेकिन गलती से वो जोर से बोल गई कि हाँ, हम हर समय ऐसे ही मिलते हैं और इसी तरह हम बच्चे पैदा करते हैं। इससे जैको गुस्सा हो गया। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी वाइफ से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद वो उम्मीद करने लगा कि मार्गरेट ये ना कह दे कि एक्स वाइफ चैको। इसके बजाय मार्गरेट ने कहा, अरे नहीं, यह मेरी गलती थी, मेरा यह मतलब नहीं था। चैको ने कहा, यह पूरी तरह से एक सही सवाल था और अम्मू को ऐसा कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे अम्मू को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, अब क्या हमें जंगली लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए? फिर उसने प्लाईमाउथ से अपना सूटकेस निकाला, उसका दरवाजा पटक कर बंद किया और घर के अंदर चली गई, सबको हैरान करते हुए कि उसने ये व्यवहार कहाँ से सीखा। लेकिन ये व्यवहार इतने सालों से उसके अंदर छिपा हुआ था। जब वो और उसकी माँ पपाची के साथ दिल्ली में रह रहे थे, पपाची उसे और उसकी माँ को हर रात पीटता था और सर्द रातों में घर से बाहर कर देता था। उन्हें घर के बाहर झाड़ियों में छिपना पड़ता था ताकि उनके पड़ोसी उन्हें न देख लें। पपाची अनाथालयों और हॉस्पिटल्स को दान दिया करते थे ताकि हर कोई विश्वास कर सके कि यह आदमी कितना उदार और नैतिक है। लेकिन अंदर से वह एक दुष्ट आदमी था जो अपनी पत्नी और बेटी को बिना किसी कारण के पीट देता था। क्योंकि राहेल अमेरिका से आईएमएफ लौटी थी, इसलिए बेबी कोचा अम्मा इस बात को लेकर उत्सुक थी कि वह यहाँ कितने समय तक रहने के लिए आई है, उसके पास कितना पैसा है और उसने एस्ता के लिए क्या सोचा है। लेकिन घर पुरानी यादों से भरा हुआ था। उसे याद आया जब एस्ता, राहेल और सोफी तीनों ने साड़ी पहनी थी और अम्मू का मेकअप किया था। वे सब कितने फनी लग रहे थे। ऐसा तब हुआ था जब सोफी को आए हुए लगभग एक हफ्ता हो गया था और इसके एक हफ्ते बाद वह मर गई थी। वे ये साड़ियां पहनकर वेलुथा के घर भी गए थे। वेलुथा ने उन्हें पीने के लिए ताज़ा नारियल पानी दिया था। एक दिन एस्ता, राहेल और सोफी ने अपने नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश की। उन्होंने वेलुथा को ढूंढा और उसके सारे नाखून पर भी पॉलिश लगा दी। जब पुलिस वालों ने उसके नाखून देखे थे तो उन्हें बड़ी हंसी आई थी। एक दिन सोफी एस्ता और राहेल के साथ नहीं थी। वे नदी के किनारे खेल रहे थे और उन्होंने एक छोटी और बहुत पुरानी नाव को मिट्टी और घास के नीचे पड़ा देखा। दोनों ने उसे वहां से निकाल लिया। वे नदी को अच्छी तरह जानते थे। चैको ने उन्हें उस नदी में तैरना सिखाया था, इसलिए उन्होंने इसे नदी में ले जाने का फैसला किया, लेकिन पाया कि कहीं से पानी रिस कर अंदर आ रहा था।
एस्ता और राहिल उस नाव को ठीक करने के लिए वेलुथा के घर ले गए। वहां वे वेलुथा के बड़े भाई से मिले। उसका नाम कुट्टापन था और वह पैरालाइज्ड था। वो हमेशा बेड पर ही लेटा रहता था। वेलुथा ने उस नाव के छेदों को भरना शुरू किया। उसने कहा कि नाव को ठीक करने में उसे 1 दिन लगेगा। एस्ता और राहिल अपने घर लौट जाते हैं क्योंकि अम्मू ने उनसे कहा हुआ था कि उन्हें अपनी दोपहर की नींद भी लेनी है। फिर कुट्टापन ने वेलुथा से पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें रैली में देखने के बारे में कुछ कहा? वेलुथा ने उत्तर दिया, अभी नहीं, लेकिन वे जरूर पूछेंगे। वे जानते हैं कि उस दिन रैली में मैं ही था। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि अम्मू सो रही है। उसकी पलकें हिल रही हैं और उसके हाथ कांप रहे हैं। वह एक सपना देख रही थी। उसके सपने में एक खुश मिजाज आदमी उसे किस कर रहा था। उसने कुछ आदमियों को कुर्सियों पर बैठे भी देखा। एस्ता और राहिल ने सोचा कि वह एक बुरा सपना देख रही है, इसलिए उन्होंने उसे धीरे से जगा दिया। उठने के बाद अम्मू ने कहा कि यह बुरा सपना नहीं था, बल्कि यह एक बहुत अच्छा सपना था, क्योंकि मैं सपने में खुश थी। फिर अम्मू ने देखा कि उसके दोनों बच्चों पर धूल और घास लगी हुई है। ये वेलुथा के घर के पास उगने वाली घास थी। इसलिए उसने कहा, मैंने तुम दोनों को पहले ही बता दिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके घर जाओ। इससे केवल परेशानी ही होगी। फिर वह बिस्तर से उठी, बाथरूम में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और खुद को आईने में देखा। उसका शरीर दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा था। उसने अपने पेट पर 7 टांकों के निशान देखे, जो एस्ता और राहेल के जन्म के दौरान डॉक्टर ने बनाए थे। लेकिन अब उसके पास अपने जीवन में देखने के लिए कुछ नहीं था। कोई सपने नहीं थे, कोई इच्छा नहीं थी और जीवन में कोई टारगेट नहीं था। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि अब उसकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्योंकि जल्द ही वह अपने कमरे में कैद होने वाली थी, जिस कमरे का दरवाजा चैको ने सोफी के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद तोड़ दिया था। उस दिन चैको ने कहा था, इससे पहले कि मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी तोड़ दूं, मेरे घर से निकल जाओ, अपनी चीजें पैक करो और जाओ। और जल्द ही उसे एस्ता का सूटकेस पैक करने के लिए कहा जाएगा, ताकि वह आयमनम को छोड़कर अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहने के लिए कलकत्ता जा सके। अम्मू उस कमरे में खड़े होकर एस्ता से कहेगी, मुझे से वादा करो कि तुम मुझे लेटर लिखोगे, चाहे तुम्हारे पास कहने को कोई बात नहीं होगी तब भी। और एस्ता कहेगा, वादा किया। और कई सालों के बाद एस्ता उस कमरे में वापस आता है और बिना कोई शब्द कहे वह उन सभी यादों को याद करता है जब वह एक छोटा बच्चा था। पपाची, ममाची और अम्मू को मारते पीटते हैं, इसके बारे में चैको नहीं जानता था, क्योंकि वह ऑक्सफोर्ड में रह रहा था। जब वह गर्मी की छुट्टी में घर आया तो उसका सारा ध्यान केवल अपनी गर्लफ्रेंड मार्गरेट पर ही था और वह बस वापस इंग्लैंड जाने के बारे में ही सोचता रहता था। चैको की मुलाकात मार्गरेट से एक कॉफी शॉप में हुई थी, जहां पर वह वेट्रेस के रूप में काम कर रही थी। वह टीचर बनने के लिए पढ़ाई भी कर रही थी। वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर उन्होंने शादी कर ली। चैको ने अपनी शादी के बारे में इंडिया में किसी को नहीं बताया। ममाची ने उसे यह बताने के लिए कई लेटर लिखे कि उसके घर में क्या चल रहा है, लेकिन चैको ने कभी उन लेटर्स को नहीं पढ़ा और उसने वापस ममाची को कभी नहीं लिखा। जल्द ही मार्गरेट प्रेग्नेंट हो गई। उस समय चैको के पास कोई नौकरी नहीं थी और उन्हें पैसों की जरूरत थी। तो फिर चैको ने ममाची को लेटर लिखा। उसने उसे यह बताने के लिए लिखा कि उसने मार्गरेट से शादी की है और वह एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। पपाची को यह खबर बिना बताए ममाची ने अपने सोने के जेवरात गिरवी रखकर चैको को पैसे भेज दिए। लेकिन मार्गरेट जानती थी कि यह पैसा कभी भी काफी नहीं होगा। जब वह प्रेग्नेंट थी तब उसकी मुलाकात जो से हुई, जो एक बायोलॉजिस्ट था और उसके पास एक अच्छी नौकरी थी। इसलिए मार्गरेट ने चैको को छोड़ दिया और जो से शादी कर ली और चैको की बेटी सोफी को भी अपने साथ ले गई। चैको इंग्लैंड में अकेला रह गया था, इसलिए वह इंडिया वापस लौट आया और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर बन गया। चैको और मार्गरेट नियमित रूप से एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे। मार्गरेट के लिए यह एक अच्छी दोस्ती बन गई, जबकि चैको के लिए यह अपने बच्चे की माँ और एक दोस्त के संपर्क में रहने का एकमात्र तरीका था जिसे वह प्यार भी करता था। सोफी जब 11 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में जो की मौत हो गई थी। इसके बाद मार्गरेट मायूस हो गई थी। मार्गरेट ने खुद को अपनी बेटी और स्कूल टीचर की नौकरी के साथ बिजी रखने की कोशिश की, ताकि वह बार बार जो को याद ना कर सके। लेकिन जब चैको ने उसे क्रिसमस बिताने के लिए आयमनम में आमंत्रित किया
तो वो मना नहीं कर सकी। उसके और चैको के बीच में जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वह क्रिसमस बिताना पसंद करे। वह जानती थी कि स्कूल में उसके दोस्त और दूसरे टीचर्स इसे अजीब मानेंगे कि जैसे ही उसका दूसरा पति मरा, वह अपने पहले पति के पास वापस जा रही है। इसके बावजूद मार्गरेट कोचम्मा ने अपना टर्म डिपॉजिट तोड़ दिया और 2 एयरलाइन टिकट खरीदे, लंदन, बॉम्बे, कोचीन। और जब तक वह जिंदा रही, इस फैसले से परेशान रही। वह अपनी कब्र तक अपनी छोटी बेटी के मरे हुए शरीर की तस्वीर लेकर गई, जो आइमनम हाउस के चेज लाउंज में रखी हुई थी। नदी के किनारे उगने वाली हरी घास और नदी की रेत उसके सुंदर लाल भूरे बालों में भरी हुई थी। उसकी पलकों को मछली ने खा लिया था। ज्यादा देर तक पानी में रहने के कारण उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई थी। मार्गरेट कोचम्मा ने सोफी को आयमनम ले जाने के लिए खुद को कभी माफ नहीं किया। उस सप्ताह के अंत में उसे वहां अकेला छोड़ने के लिए जब वह और शैको अपनी वापसी की टिकट बुक करने के लिए कोचीन गए थे। सुबह के करीब 9 बजे थे जब ममाची और बेबी कोचम्मा को खबर मिली कि एक गोरे बच्चे का शरीर नदी में तैरता हुआ पाया गया है। एस्ता और राहेल अभी भी लापता थे। इससे पहले उस सुबह वह तीनों बच्चे सुबह दूध पीने भी नहीं आए थे, जैसा कि वह हर सुबह आते थे। बेबी कोचम्मा और ममाची ने सोचा कि वे शायद तैरने के लिए नदी में उतरे होंगे, जो चिंताजनक था क्योंकि पिछले दिन और रात को भी भारी बारिश हुई थी। अम्मू अब भी अपने बेडरूम में बंद थी और उस रूम की चाबी बेबी कोचम्मा के पास थी। ममाची ने बिना दरवाजा खोले अम्मू से पूछने की कोशिश की थी कि क्या उसे कुछ पता है कि बच्चे कहाँ हो सकते हैं। उसने घबराहट को अपनी आवाज से दूर रखने की कोशिश की ताकि अम्मू को ये ना लगे कि बच्चे कहीं खो गए हैं और उन्होंने उसको अपने बेडरूम में बंद करके एक बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन जब ममाची ने ऐसा पूछा तो अम्मू को और गुस्सा आ गया और उसको ऐसा लगने लगा कि उसको एक पागल की तरह बंद कर दिया गया है। डर और आशंका ने उसे ठीक से सोचने के लिए मजबूर किया और केवल तभी उसे याद आया कि उसने अपने जुड़वा बच्चों से क्या कहा था जब वे उसके बेडरूम के दरवाजे पर आए और उससे पूछा कि उसे क्यों बंद किया गया है। लेकिन उस समय अम्मू के लापरवाह शब्दों का वह मतलब नहीं था। उस समय अम्मू चिल्ला उठी थी कि ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। अगर यह मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। मैं यहाँ नहीं होती। मैं आजाद होती। मुझे तुम्हें उसी दिन अनाथालय में छोड़ देना चाहिए था जिस दिन तुम पैदा हुए थे। तुम मेरी गर्दन की रस्सी हो। बारिश की शुरुआत दोपहर से पहले ही हो गई थी। वेलुता के पिता वेलिया पापेन ममाची के पास आए। वह नशे में था और डरा हुआ था और वह रो भी रहा था। उसने ममाची को अपने बेटे द्वारा किए गए पाप के बारे में बताया। उसने उससे अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से मारने की अनुमति मांगी। उसने ममाची को बताया कि वेलुता और अम्मू नदी के दूसरी तरफ करी साइबू के घर गए थे और वहां वे एक दूसरे के साथ सोए थे। ममाची, बेबी कोचाम्मा और कोचू मरिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या सुन रहे हैं। उसकी बेटी ने एक अछूत आदमी को उसे छूने दिया, यहाँ तक कि उसके शरीर के हर हिस्से पर। ममाची ने सोचा कि उनकी बेटी ने उनके परिवार का नाम खराब कर दिया है, कि समाज में उनका सम्मान हमेशा के लिए खो गया है। फिर ममाची और बेबी कोचाम्मा एक योजना लेकर आए। उन्होंने जबरदस्ती अम्मू को उसके बेडरूम में बंद कर दिया। कोचू ने भी उनकी मदद की। कुछ देर बाद गांव के एक मछुआरे को नदी में एक गोरी लड़की का शव तैरता हुआ मिला। बेबी कोचम्मा कोट्टयम पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू को बताया कि अचार फैक्ट्री के एक अछूत कर्मचारी ने उसकी भतीजी अम्मू के साथ जबरदस्ती की। एक तलाकशुदा जिसके 2 बच्चे हैं और अब वे डरे हुए हैं और उन्होंने उसे फैक्ट्री की नौकरी से निकाल दिया है। बेबी कोचम्मा ने अम्मू और वेलुता के बीच के रिश्ते को गलत तरीके से पेश किया। अम्मू की खातिर नहीं, बल्कि इस बदनामी को रोकने और इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू की नज़र में परिवार की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन उस समय बेबी कोचम्मा को नहीं पता था कि अम्मू इंस्पेक्टर को सच बताने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगी। और यह सोफी के अंतिम संस्कार के बाद हुआ, जब जुड़वा बच्चों के साथ उसके पास यह बताने के लिए गई कि उनसे गलती हो गई है। जब उसने अपने डंडे से उसके ब्रेस्ट को थपथपाया था, इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू अम्मू के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह ठीक ठीक जानता था कि वह क्या कर रहा है। यह एक सोचा समझा इशारा था जो अम्मू को यह बताने के लिए किया जा रहा था कि वह दोबारा फिर कभी ऐसा ना करे।
इंस्पेक्टर भी स्वर्ण परिवार से ताल्लुक रखता था और उसने सोचा कि जो कुछ हुआ है वह शर्मनाक है और दोबारा नहीं होना चाहिए। जब बेबी कोचाम्मा इंस्पेक्टर को झूठी कहानी सुना रही थी, तो उसे यह भी याद आया कि उस रैली में मार्क्सवादियों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था, जब वे मार्गरेट और सोफी को लेने एयरपोर्ट जा रहे थे। तो उसने इंस्पेक्टर से कहा कि वेलुथा सिर्फ मार्क्सवादी ही नहीं, बल्कि वह नक्सली भी है। फिर बेबी कोचाम्मा घर आ गई और इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू ने कॉमरेड के.एन.एम. पिल्लई को यह पता लगाने के लिए बुलाया कि क्या वेलुदा वास्तव में नक्सली है। कॉमरेड पिल्लई ने इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू को बताया कि वे वेलुथा से परिचित हैं, लेकिन उसने इंस्पेक्टर को यह नहीं बताया कि वेलुथा कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है। कॉमरेड पिल्लई ने इंस्पेक्टर को यह भी नहीं बताया कि वेलुथा ने देर रात उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, जिससे कॉमरेड पिल्लई वो आदमी बन गया था जिसने गायब होने से पहले वेलुथा को देखा था। कॉमरेड पिल्लई ने इंस्पेक्टर को यह भी नहीं बताया था कि बलात्कार के प्रयास की एफआईआर जो बेबी कोचाम्मा ने लिखाई है वो गलत है। कॉमरेड पिल्लई ने बस इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू को ये कहा कि वेलुथा को कम्युनिस्ट पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है। इस बीच बेबी कोचाम्मा आईएमएम लौट आई। प्लायमाउथ ड्राइववे में खड़ी थी। मार्गरेट कोचाम्मा और शैको कोचीन से वापस आ गए थे। जब मार्गरेट ने अपनी बेटी की डेड बॉडी देखी तो वह सदमे में चली गई। वो एस्था और राहेल के बारे में सोच रही थी कि सिर्फ उसी की बेटी क्यों मरी है, जबकि ये दोनों अभी भी जिंदा हैं। उसका मन उसे बार बार यह कह रहा था कि एस्था किसी तरह सोफी की मौत के लिए जिम्मेदार है, जिसने नियमों को तोड़ा था और सोफी और राहेल को एक छोटी नाव में दोपहर में नदी के उस पार ले गया, जब बड़ों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी बच्चा नदी पार करके उस पुराने घर में नहीं जाएगा। इस बारे में कुछ भी जानने के बावजूद सोफी के साथ जो हुआ उसके लिए मार्गरेट कोचाम्मा ने एस्था को क्यों दोषी ठहराया? शायद उस समय उसकी ममता जाग गई थी। बाद में उसने अम्मू को माफी मांगने के लिए लेटर लिखा। जब तक लेटर आया, एस्था को कलकत्ता भेज दिया गया था और अम्मू को अपना बैग पैक करके जाने के लिए कह दिया गया था। एस्था की ओर से मार्गरेट की माफी को स्वीकार करने के लिए केवल राहेल ही आईएमएम में थी। मार्गरेट ने लिखा था, मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझ पर क्या गुजरी। शायद जो दवाई मैं उस टाइम ले रही थी उसकी वजह से मैंने ऐसा किया। मुझे उस तरह से व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं था जैसा मैंने किया था, और मैं चाहती हूँ कि आप जान लें कि इस बात से मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे इस बात का बहुत बहुत खेद है। आश्चर्यजनक रूप से जिस व्यक्ति के बारे में मार्गरेट कोचम्मा ने कभी नहीं सोचा था वो वेलुथा था। वो ये भी नहीं जानती थी कि वेलुथा कैसा दिखता है। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में उसे कभी नहीं जानती थी, न ही कभी उसके साथ हुई दुर्घटना के बारे में सुना।